अब हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समिति। ठीक है, संसदीय समिति। संसदीय समिति क्या होती है? तो संसदीय समिति उसको कहते हैं, इसका काम क्या है कि जो भी कानून बनता है संसद में, कोई भी काम होता है तो उसका गहन जांच करना, जांच पड़ताल करना, उसी को कहेंगे संसदीय समिति। दूसरा बात याद रखना है कि संसदीय समिति अगर कोई समिति को हम कह रहे कि ये संसदीय समिति है तो 4 कंडीशन उस पर लागू होगा। पहला कि जो समिति है उस समिति का अध्यक्ष हो या सभापति हो, वो नियुक्त या फिर निर्वाचित होता है। वो जो समितियाँ होगी उसका जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष या सभापति द्वारा क्या होगी? निर्वाचित। और जो जितनी भी संसदीय समिति है किसके निर्देशन में काम करेगी? तो राज्यसभा सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में काम करेगी। संसदीय समिति को ना ही राष्ट्रपति कंट्रोल करता है, ना ही प्रधानमंत्री कंट्रोल करता है। क्यों? कि जितनी भी संसदीय समिति होती है इसका एक और पहचान है कि ये अपना रिपोर्ट किसको देगी? ये अपना रिपोर्ट देगा अध्यक्ष या फिर सभापति को देता है। और हर एक संसदीय समिति का अपना एक अलग सचिवालय भी होता है। तो ये 4 कंडीशन है संसदीय समिति का। मोटा मोटी आप ये मान लो ना, आपको एग्जामिनर कहाँ पे फंसाएगा? आपको एग्जामिनर यहीं पे फंसाता है कि संसदीय समिति की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम करती है। गलत। कुछ भी हो, संसदीय समिति में ज़्यादा अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के पास। और एक पॉइंट की बात बताते हैं कि जो संसदीय समिति होती है इसका सदस्य को या तो कई बार मनोनीत भी कर दिया जाता है, कई बार चुना के भी जाता है। तो ये चुना के किस प्रोसेस से जाएगा? तो आइए आपको बताते हैं। जो संसदीय समिति होती है उसका सदस्य चुना के भी जाता है, मनोनीत भी होता है। अगर चुना के जा रहा है तो इस मेथड से जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संकरीय मत से। जिस प्रोसेस से राज्यसभा का सदस्य चुनाता है, इसी प्रोसेस से आपका संसदीय समिति का सदस्य भी क्या होगा? उसका चुनाव होता है। एक बात और बता दे रहे हैं कि मान लो एक जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, ये वाला पॉइंट में लिखा हुआ है, जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है इसके पास अधिकार है, विशेष अधिकार एक तरीके से कहें, प्रिविलेजेस, कि अगर ये लोकसभा अध्यक्ष किसी भी संसदीय समिति का सदस्य है, अगर उसका मेंबर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि वो उस समिति का क्या बन जाएगा? हेड हो जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। ये लोकसभा उपाध्यक्ष के पास क्या है? विशेष अधिकार है। अब यहाँ पे देखें, जो संसदीय समिति होती है ये 2 प्रकार का होता है। जो आपका संसदीय समिति होगा ये 2 प्रकार का होता है। एक तो अस्थायी समितियाँ होती है, एक अस्थायी समितियाँ होती है। जो स्थायी समितियाँ होगी उसको कहेंगे परमानेंट कमेटी, जो अस्थायी समिति होगी उसको कहेंगे एडहॉक कमेटी। ये 2 प्रकार का होता है संसदीय समिति, याद रहेगा बिल्कुल। अस्थायी समिति उसको कहते हैं जो हर बार 1 साल के लिए गठन होकर बनाया जाता है। अस्थायी समिति उसको कहेंगे जो किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना, जो किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया जाए। लेकिन अस्थायी समिति हमेशा हर साल पे गठन होता है इसका। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा स्थायी समिति है सदन में, कौन कौन सा स्थायी समिति है। तो देखो ये सब लिस्ट है क्या? अस्थायी समिति का प्रकार है। जैसे वित्तीय समिति, तो वित्तीय समिति के अंदर भी 3 समिति है। और ये सब किसका उदाहरण है? संसदीय समिति का। जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से विभागीय समिति, जांच समिति के अंदर भी है विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आचरण समिति। फिर से सेवा समिति के अंदर भी बहुत सारा समिति है। आवास समिति, वेतन भत्ता समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। फिर से आपको अन्वेषण समिति भी आपको किसका एग्जाम्पल है? तो अस्थायी समिति का। इसके अंदर कौन आता है? आश्वासन समिति, पत्र संबंधी समिति, SC/ST समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, महिला समिति।
फिर क्या है, सदन समिति। इसके अंदर भी बहुत सारा समिति आता है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है अस्थाई समिति का प्रकार है। जैसे कि नियम समिति, सदन में अनुपस्थित समिति, गैर सरकारी सदस्यों की समिति, कार्य मंत्रणा समिति। तो ऊपर जितना भी देख रहे हो ये आपको याद रखना है कि ये सब कौन से समिति का उदाहरण है, तो संसदीय समिति का उदाहरण है। और कौन संसदीय समिति में भी किस प्रकार बोला, तो अस्थाई समितियों का उदाहरण है ये सब, ठीक है। अब इसके अंदर भी फर्दर क्या होता है, क्लासिफिकेशन कर करके हर एक बार पूछता है। आप यहाँ पे देख रही हो SC/ST समिति है, महिला समिति है, लेकिन एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है क्या अल्पसंख्यक समिति भी है क्या कोई, तो बोलना नहीं, अल्पसंख्यक समिति नहीं बनाया गया है कोई, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, ठीक है, कि ये सब स्थायी समितियों का प्रकार है। इसमें भी वित्तीय वाला कौन है, पूछेगा कौन कौन वित्तीय समिति है, तो आप यही तीनों बोलिएगा। पूछेगा जांच समिति कौन कौन है, तो यही तीनों बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके स्थायी समिति वित्तीय समिति को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। वित्तीय समिति को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आते हैं वित्तीय समिति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइनेंशियल कमेटी। ये 3 प्रकार का होता है। तो जैसा कि आपको बताए हैं ही कि वित्तीय समिति भी आपस में 3 प्रकार का है, एक प्राकलन, एक लोकलेखा और एक कौन सा है, एक प्राकलन समिति है, एक लोकलेखा समिति है और एक लोक उपक्रम समिति। ये तीनों कैसा कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी। और ये जितना भी वित्तीय समिति है, इसके अध्यक्ष जो बनेगा हर एक समिति का, तो उस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। याद रखेंगे, केवल लोकसभा अध्यक्ष ही वित्तीय समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं, याद रखेंगे। और जितना भी वित्तीय समिति है, कोई भी वित्तीय समिति हो, इस वित्तीय समिति का जो सदस्य मंत्री नहीं बन सकता है। ऐसे भी अधिकांश समिति का जो सदस्य है वो मंत्री नहीं होता है। एग्जाम में पूछेगा क्या लोकलेखा समिति या प्राकलन समिति या लोक उपक्रम समिति का सदस्य मंत्री बन सकता है, बोलना नहीं। और चौथा बात कि कोई भी संसदीय समिति हो, इसका जो सलाह है वह बाध्यकारी नहीं होता है सरकार के ऊपर, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये एक तरीके से हम लूफॉल के रूप में देखते हैं, संसदीय समिति के लूफॉल के रूप में देखते हैं कि इसका सलाह दिया लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। अब इसी में सबसे पहला आ गया प्राकलन समिति। क्या आ गया, प्राकलन समिति। तो प्राकलन समिति कैसा समिति है, वित्तीय समिति है। इसका अध्यक्ष कौन बनेगा बताओ, तो लोकसभा का कोई भी आदमी प्राकलन समिति का क्या होगा, जो भी प्राकलन समिति का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो लोकसभा का कोई भी सदस्य जो जीती हुई पार्टी से संबंधित रखता हो। प्राकलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो बोलना 30, और 30 के 30 सभी लोकसभा से ही आते हैं प्राकलन में। कैसे याद रहेगा, तो प्राकलन में तो आकलन करना है ना, और आकलन करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, पैसा का आकलन करने के लिए केवल लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा ही पैसे पे नियंत्रण रखेगा या बड़े बड़े चीज़ करता है, ठीक है। प्राकलन समिति में याद रखेंगे राज्यसभा का ना ही सदस्य होता है कोई भी मेंबर इसका, ना ही कोई मंत्री प्राकलन समिति का सदस्य बन सकता है। चौथी बात है सदन, कि जो प्राकलन समिति है यह केवल लोकसभा के लिए बनाया जाता है, क्योंकि लोकसभा ही धन पर नियंत्रण रखता है। तो क्या प्राकलन समिति राज्यसभा के लिए नहीं बनाया जाता है, नहीं, पैसा के मामले में राज्यसभा का अधिकारी नहीं है तो नहीं बनाया जाता है। अच्छा, ये प्राकलन समिति का काम क्या है, तो बजट शब्द जहाँ पर भी मिले ना, कि जैसे कि बजट बन गया, अब उस बजट में से किस तरीके से अधिक खर्चा को रोका जा सके, खर्चा को मेंटेन किया जा सके, ये सब वाला जो काम है ये प्राकलन समिति करती है। ये प्राकलन समिति कब आता है, तो बजट के बाद आएगा,
फिर बजट का क्या करेगा, पोस्टमार्टम करेगा कि नहीं, बजट में रेलवे के लिए इतना पैसा नहीं होना चाहिए, शिक्षा के लिए इतना पैसा होना चाहिए। ये तो एक तरीके से आय व्यय को रोकता है। प्राक्कलन समिति का काम यही है कि बजट में जो है अधिक खर्च हो रहा हो तो उसको एडजस्ट करता है। यही मेन काम है, कम से कम इसको खर्च करवाना है सरकार के लिए। एक सवाल भी पूछता है कि किस समिति को सतत मितव्ययिता समिति भी बोलते हैं, तो प्राक्कलन समिति को बोलते हैं। ये याद कर लें। प्राक्कलन समिति को प्रशासनिक सुधार पर अस्थायी समिति भी कहते हैं। मतलब प्रशासनिक सुधार पर अस्थायी समिति भी कहते हैं। मतलब किस तरीके से प्रशासन में सुधार करके आय व्यय को कम किया जा सके, ये सब बात या बजट वाला बात जो है मेनली किससे संबंधित है, प्राक्कलन से। तो याद रखेंगे, प्राक्कलन किसका आकलन करती है, तो बजट का। अब एक हो गया लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वह कौन बन सकता है, तो याद रखेंगे केवल लोक लेखा समिति एक ऐसा समिति है जिसका अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा जो भी विपक्षी दल है उसका नेता बनता है। तो अभी कांग्रेस का कोई नेता होगा वही बनेगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। और ये विपक्ष जो नियुक्त होगा, ये अध्यक्ष जो नियुक्त होगा किसके द्वारा नियुक्त होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होगा ये। और ये जो परंपरा जो है लाया गया, परंपरा 1969 से यह परंपरा लाया गया था कि लोकसभा का अध्यक्ष ही ये लोकसभा के विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बन सकता है। ये संवैधानिक परंपरा है। यह बात संविधान में नहीं परंपरा में लिखा गया है, यही बात बोल रहा है। और प्राक्कलन समिति को और लोक लेखा समिति को दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि दोनों का काम लगभग एक जैसा है। बस प्राक्कलन का काम क्या चीज़ था, बजट पे से आय व्यय को रखना, और बाकी जो पैसा वाला काम है नियंत्रण करना वो लोक लेखा समिति का है। हम देखे थे कि प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य है, 30 का 30 केवल किससे था, लोकसभा से। लेकिन जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य हैं। ऐसे याद करो, लॉ तो 2 तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं। अब 22 में से जो 15 सदस्य लोकसभा से आएंगे और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आएंगे। यानी कि इसमें दोनों सदन का भागीदारी है, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी। प्राक्कलन समिति हो या कोई भी वित्तीय समिति हो या कोई भी अस्थायी समिति हो, सभी का कार्यकाल कितना होता है, 1 ही साल तक होता है। अब ये लोक लेखा समिति का काम क्या है, तो जो कैग है, कैग जो रिपोर्ट देगा उसका जांच करना है, पहला काम। फिर से धन की जांच करना, कितना पैसा निकला, कितना पैसा कहाँ गया, इसकी जांच करना। यह समिति अपना रिपोर्ट देगा किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। फिर इसका और काम है कि जो प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति का, कि जो लोक लेखा समिति है अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी समिति हो अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को देगा, स्पेशली लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये तो कैग के रिपोर्ट की जांच तो करता ही है, धन की जांच भी करता है, और लेकिन बजट की जांच नहीं करता है। ये बजट की जांच करता है प्राक्कलन समिति। और जो लोक लेखा समिति है, लोक PSU जो होता है लोक उपक्रम, उससे भी संबंधित मामलों की जांच नहीं करता है। और एक बात भाई मेरे, हाँ ये तो हो गया लोक लेखा समिति का काम। लोक लेखा समिति का और भी काम होता है, चलो तुमको दिखाते हैं। इसको भी याद रखेंगे कि ये भी लोक लेखा समिति का काम होता है। ये केंद्र सरकार के विनियोग लेखा या फिर वित्त लेखा, इसकी जांच करता, साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत करता। तो कहाँ थे और हम लोग, तो यहीं पे थे, ठीक है, कि ये जो है केंद्र सरकार के विनियोग लेखा और वित्त लेखा का जांच करने के साथ ही
लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखों की भी जांच करता है। विनियोग, दूसरा काम इसका क्या है लोक लेखा समिति का, कि जो भी विनियोग लेखा तथा इस पर आधारित कैग के लेखा प्रतिवेदन की सर्वेक्षण के दौरान समिति की निम्नलिखित मुद्दों पर आश्वस्त होना लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब काम है तुमको किसका, लोक लेखा समिति का। निम्नलिखित धन वगैरह पे सब पे ध्यान रखता है। तो ये हो गया लोक लेखा समिति का काम, देख लिए। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट लेके इस पे बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। यहाँ पे 2 सवाल पूछेगा। पहला सवाल पूछता है, जो प्राकलन समिति द्वारा निकाला गया धन की व्यय की जांच कौन करता है। प्राकलन आदेश दे दिया कितना धन निकलना चाहिए। अब प्राकलन समिति निर्देश दे दिया कितना धन निकलना चाहिए बजट के अनुसार। अब जो धन निकला, अब जिससे खर्चा हुआ उसकी जांच कौन करता है, तो कैग। लेकिन कैग अपने रिपोर्ट किसको देगा, तो याद रखना कि कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करेगा, तो लोक लेखा समिति। कैग जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट की जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति। कैग अपना रिपोर्ट किसको देगा, तो कैग अपने रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। अब फिर यही जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति किसको दे देगा, लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करके और वो अपने रिपोर्ट किसको दे देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को। अब लोकसभा अध्यक्ष यही जो है रिपोर्ट लोक लेखा समिति के द्वारा जो दिया गया था उसको संसद के सभा पटल पे रखवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ है कि प्राकलन समिति द्वारा निकाले गए धन की जांच कौन करेगा, तो कैग। और कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति। ये तो जांच वाला मामला हो गया। ये 2 मामला है रिपोर्ट वाला। कैग अपना रिपोर्ट किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। और जो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ पे यही है। तीसरा समिति है लोक उपक्रम समिति, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी, PSU कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इसका अध्यक्ष भी कौन नियुक्त करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें दोनों का मेंबर होता है, लोकसभा का प्लस राज्यसभा का भी। इसका सदस्य कितना होता है, तो इसका भी 22 होता है। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य। 15 लोकसभा से चुना के आएगा, 7 राज्यसभा में से। इसका काम क्या है, PSU की कार्य प्रणाली का जांच करना। जैसे PSU बड़े बड़े कंपनी हो गया, ONGC, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना, तो ये सभी का जो भी काम है PSU का कार्य प्रणाली उसकी जांच करना। जबकि इसके पहले हम देखे थे यहाँ पे जो लोक लेखा समिति है ये तो बजट को छोड़ के बाकी सारा जो चीज़ है उसका जांच तो करता ही है धन का, और प्लस कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। लेकिन इसके अलावा किसकी जांच नहीं करता है, बजट की जांच नहीं करता और लोक उपक्रम के संबंधित मामला की भी जांच नहीं करता है। बस इतना याद रख दे, जहाँ पे भी लिख दिया बजट के आय व्यय पे कौन नियंत्रण रखता है और जांच करता है, तो प्राकलन। कैग की रिपोर्ट और धन की बात आ जाए तो वहाँ पे ले देंगे लोक लेखा समिति। ठीक है, अब हम लोग वित्तीय समिति तो पढ़ लिए, फाइनेंशियल कमेटी। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा स्थायी समिति पढ़ने, जिसका नाम है विभागीय समिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। ये कब से प्रचलन में शुरू हुआ, तो ये 1993 से, जब मानवाधिकार आयोग बना तब से। ऐसे याद कर सकते हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा के लिए 16 विभागीय समिति है और राज्यसभा के लिए 8, तो टोटल कितना हो गया, 24। ठीक है, ये जितना भी विभागीय समिति है 24 विभागीय समिति है, इसमें से प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होगा, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा में से और 10 सदस्य राज्यसभा में से। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा
की विभागीय समिति के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की विभागीय समिति के लिए राज्यसभा सभापति। जबकि पीछे हम लोग तीनों वित्तीय समिति देखे थे, लोक उपक्रम, लोक लेखा, प्राकलन समिति, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा था? लोकसभा अध्यक्ष। दो समिति और है इधर, 2-3 समिति उसको देख लेते हैं। सरकारी आश्वासन पर समिति, तो इसमें क्या है, ये भी अस्थाई समिति है, हर एक साल गठन होगा। ये क्या है कि मंत्री द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, तो वह आश्वासन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करता है। यह संख्या में कितना है इसके सदस्य? तो 25, 15 वो लोकसभा से, 10 वो राज्यसभा से। फिर है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ये यूपीएससी में भी पूछा था इस पर कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, इसको सब ऑर्डिनेट कमेटी भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? तो सदन को रिपोर्ट करता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियमों, विनियमों, उपनियमों, उप विधियों आदि को बनाने की शक्ति कार्यपालिका द्वारा प्रतिनिधि मंडल के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। मतलब ये समिति यह देखता है कि जो भी आपको सदन के द्वारा, जो भी सदन के नियम के द्वारा जो भी आपको अधिकार मिलता है, शक्ति मिलता है, या संविधान द्वारा या विधि द्वारा जो भी आपको अधिकार या शक्ति मिलता है, तो उसके अंतर्गत रहते हुए, उसके अधीन रहते हुए जो कार्यपालिका का जो प्रतिनिधि है वह उचित रूप से उस विधि नियम का प्रयोग कर रहा है कि नहीं। तो ये काम किसका है? अधीनस्थ विधान समिति का। बस ये लाइन याद कर दो, ये लाइन एकदम एग्जैक्ट आएगा। बोलेगा ये काम कौन करता है, तो बोल देना अधीनस्थ विधान समिति करता है। अधीनस्थ विधान समिति में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए 15-15 सदस्य निकाय। तब लोकसभा के लिए अलग अधीनस्थ विधान समिति बनेगा, राज्यसभा के लिए अलग। फिर है कि यहाँ पे नियम समिति। नियम समिति क्या है? तो सदन में किस प्रकार का प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियम होता है। हर एक सदन तो अपना अलग अलग नियम बनाता है, तो उन सभी के लिए अलग अलग नियम समिति है। लोकसभा के लिए 15 सदस्य वाला नियम समिति है, राज्यसभा के लिए 16 सदस्य वाला नियम समिति है, मतलब एक ज़्यादा। लोकसभा के लिए जो नियम समिति बनेगा 15 सदस्य, उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगा लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा के लिए जो 16 सदस्य नियम समिति बनेगा, उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगा राज्यसभा अध्यक्ष। अब एक है कार्य मंत्रणा समिति, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इस समिति का काम उस समय की सिफारिश करना है तो जो सरकारी विधायी और अन्य कार्य की चर्चा के लिए आवंटित किया जाना है। मतलब इस समिति का काम क्या है? उस समय की सिफारिश करे जो सरकारी विधायी यानी कि कानून हो, या कोई अन्य कार्य की चर्चा के लिए आवंटित किया जाना है। मतलब इसका काम यही है कि कोई ऐसा टाइम बताइए, समिति जांच करके टाइम बताएगा जिसमें कोई सरकारी विधायी काम हो सकता है या कोई अन्य काम हो सकता है। टाइम टेबल जो होता है, प्रोग्राम हो गया, टाइम टेबल होता है, किस तरीके से टाइम टेबल चलेगा सदन का, समय किस समय कौन सा काम होगा, वही जो है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है, कार्य मंत्रणा समिति का काम है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। कब आया? 1922 में। तो देखो एक चीज़ याद रखेंगे, आपसे अगर कभी पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष किन किन समिति का अध्यक्ष होता है, तो एक तो यही है कार्य मंत्रणा समिति, फिर एक नियम समिति है और एक कार्य परियोजना समिति। तो ये तीनों में जो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। संसद वाले चैप्टर में हम पढ़ाए हुए, ठीक है। अब हम लोग अस्थाई जितना इम्पोर्टेंट है वो सब देख लिए, अब अस्थाई समिति देखेंगे, ठीक है। अस्थाई समिति को हम लोग तदर्थ समिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक कमेटी। इसका गठन कब होता है? तो कोई भी विशेष काम के लिए, काम खत्म हो जाएगा तो ये समिति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 के लिए हर्षद मेहता घोटाला 1992 स्कैम को उसको उजागर करने के लिए समिति का गठन हुआ था।
इसमें सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों का सदस्य शामिल होता है। अब इसमें जो होता है क्या है कि जितना भी अस्थायी समिति है, तदर्थ समिति है, तो इसमें विपक्ष का भी पार्टी शामिल होगा और जो जीती हुई पार्टी है आपका उसके सदस्य भी शामिल होंगे। अभी जो अस्थायी समिति भी, ये भी दो प्रकार का है आपस में। एक तो है प्रवर समिति, ठीक है। प्रवर समिति में लोकसभा LS से RS से कितना है 30-30-60। एक होता है संयुक्त प्रवर समिति, तो इसमें LS से 30 RS से 15, टोटल 45। यह काम क्या है, इन दोनों का काम क्या है, किसी विधेयकों को गहन रूप से जांच करना। जबकि संसदीय समिति है, इसमें भी 30-30-60 होता है। और संयुक्त संसदीय समिति 30 + 15 45 होता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका काम है कि कोई भी घोटाला होता है तो उसकी जांच करना। तो देखो बताएं कि तदर्थ यानी कि अस्थायी समिति दो प्रकार का है। एक तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा, विधेयकों की जांच करेगा, कानून की, और ये दोनों मिलकर घोटाला की जांच करेगा। प्रवर समिति में 60, संयुक्त प्रवर में 45, संसदीय समिति में 60, संयुक्त संसदीय समिति में 45। याद रहेगा। यानी कि सबसे अधिक मेंबर किस में होता है, संयुक्त प्रवर समिति में या फिर संयुक्त संसदीय समिति में, दोनों में 45-45 होता है। जबकि प्रवर समिति में 30 और 60 नहीं, सबसे अधिक इसमें होता है प्रवर समिति में 60 और संसदीय समिति में 60, और संयुक्त प्रवर समिति और संयुक्त संसदीय समिति इस दोनों में 45-45 होता है। अब जो यहाँ पे देखिए, क्या आपको लगता है कि संसदीय समिति का प्रावधान किसी अधिनियम में दिया होगा? तो नहीं। याद रहे, संसदीय समिति का प्रावधान प्रोविजन किसी संविधान में नहीं दिया है, उल्लेख नहीं है। तो फिर ये कहाँ से अपना शक्ति पाता है, कहाँ से अपना अधिकार पाएगा? तो ये जो संसदीय समिति होता है ये अपना अधिकार अनुच्छेद 105 से पाता है। अनुच्छेद 105 में क्या है, तो विशेषाधिकार है संसदीय समिति का और संसद का। या फिर अनुच्छेद 118 जो नियम बनाने वाला है, हर एक समिति अपना नियम बना सकती है, इसका उल्लेख है इस आर्टिकल में। इन दोनों आर्टिकल के माध्यम से अपना क्या करता है, इसी दोनों आर्टिकल में प्रावधान है और यहीं से अपना अधिकार प्राप्त करता है संसदीय समिति। जो संसदीय समिति है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो बोलना अमेरिका से, ठीक है। अब आपको याद रखना है, आर्थिक मामलों पे मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष होगा कौन। ये सवाल आया था UPSI में। अब बोला था कि जो भी आर्थिक मामला है, तो जो आर्थिक मामला है उस पर जो मंत्रिमंडलीय समिति बनता है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो बोलना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है उसका अध्यक्ष। अब कुछ संसदीय समिति उसका तारीख दिया हुआ है, डेट, ठीक है, तो उसको याद करेंगे। जैसे लोक लेखा समिति, ये सबसे पुराना समिति है, ये सबसे पुराना समिति है। कब बना था, तो 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में। प्राक्कलन समिति, तो ये 1950 में बना जब भारत गणतंत्र हुआ। किसके कहने पे, तो जॉन मथाई इस समिति को बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका है। आपसे कभी पूछें कि सबसे बड़ा वित्तीय अस्थायी समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति ही है। इसमें 30 मेंबर है, ये सबसे बड़ा वित्तीय समिति है। लेकिन सबसे पुराना वित्तीय समिति कौन है, लोक लेखा, क्योंकि इसका निर्माण 1919 के अधिनियम से 1921 में हुआ। अधीनस्थ विधायन समिति, इसका निर्माण 1953 में हुआ। सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति, इसका निर्माण 1964 में। CPI के समय लोक उपक्रम समिति बना। कृष्ण मेनन की भूमिका है इसमें, जबकि जॉन मथाई की भूमिका किसमें थी, जॉन मथाई की थी प्राक्कलन समिति में। विभागीय समिति, ये 1993 में बना।
विभागीय समिति कब बना? 1993 में। अब जितनी भी समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये उसमें मेंबर कितना है, एक लाइन से हमने लिख दिए। पहला है लोक उपक्रम समिति, तो इसमें कितना सदस्य है, तो बोलना है लोक उपक्रम में 22। लोक उपक्रम में कितना, लोक उपक्रम समिति में कितना सदस्य है? 22। 7 वो राज्यसभा से, 15 वो लोकसभा से। इसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा है प्राक्कलन समिति। दूसरा है प्राक्कलन समिति, इसमें कितना सदस्य है, तो बोलना 30। प्राक्कलन में ये भी बताया था कि सबसे बड़ी ये वित्तीय समिति है, इसमें 30 सदस्य है। 15 वो लोकसभा से और 7 वो राज्यसभा से। नहीं, यही तो गलती कर दी है। प्राक्कलन समिति में एक भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, केवल लोकसभा का, इसी कारण राज्यसभा यहाँ पे काटा हुआ है। इसका अध्यक्ष कौन बनता है प्राक्कलन का, तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनता है लोकसभा का कोई भी सदस्य जो सत्तारूढ़ दल का है, जीती हुई पार्टी का है, उसका सदस्य कोई भी बन सकता है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष का नेता। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनेगा। और ये नियम कब से लागू हुआ? 1969 से। लेकिन यह बात संविधान में नहीं लिखा है, परंपरा के अनुसार चल रहा है। और इसमें कितना सदस्य रहता है, तो 22। 15 + 7। फिर अधीनस्थ विधायन समिति, सब ऑर्डिनेट कमेटी, इसका अध्यक्ष के बारे में तो नहीं पूछता, बस इसमें याद रखना है कि कितना सदस्य होता है, 15। ठीक है। अच्छा, भारतीय संसदीय समूह का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसदीय समूह का अध्यक्षता कौन करता है, तो बोलना लोकसभा अध्यक्ष। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी या ग्रुप। विभागीय समिति, तो विभागीय समिति में दोनों अध्यक्षता कर सकता है, लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के लिए राज्यसभा अध्यक्ष। विभागीय समिति में 31 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10। कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो इसका अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष ही रहता है। ठीक है। नियम समिति के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा, और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष। SC/ST समिति में 30 मेंबर है, 20 लोकसभा से आता है, 10 राज्यसभा से। महिला समिति में भी 30 मेंबर है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, तो ये सब आंकड़ा भी याद हो गया। अच्छा, ये बता दीजिए प्रवर समिति में कितना मेंबर है, तो 60। 30 वो लोग, 30 वो राज्यसभा। संयुक्त प्रवर में 45, 30 + 30 लोग, 15 राज्यसभा। संसदीय समिति में, तो संसदीय समिति में भी है 60। संयुक्त संसदीय समिति, वहाँ पर भी है 45, जो अस्थायी समिति है ये सब। तो ये सब याद हो गया। आपकी याद मेनली ज़्यादा रखना है कि प्राक्कलन में कितना समिति सदस्य है, तो प्राक्कलन में सबसे ज़्यादा है 30 वित्तीय समिति के मामले में, और लोक उपक्रम में 22, और लोक लेखा में भी 22 सदस्य। ठीक है। अब आइए सवाल बनाइए। ये क्वेश्चन पूछे, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं को पर निगरानी रखता है। जो अनियमितता है उस पर निगरानी रखेगा, जो भी विभागीय व्यय हो रहा है। तो देखो, जब तक बजट नहीं बोले तब तक कोई भी खर्चा होता है, कैग की रिपोर्ट हो या कोई भी धन हो, तो उस पर कौन निगरानी रखता है, तो इस पर निगरानी रखता है लोक लेखा समिति। बताए थे ना, इसका 2 काम है, एक तो कैग की रिपोर्ट की, और सरकार का जो भी
विभागीय खर्चा है उस पर। आंसर देखते हैं क्या दिया है। तो देखो वही दिया होगा, दिया है ना भाई। अब ये देखो, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो देखो 3 प्रकार का वित्तीय समिति पढ़ाए थे प्राक्कलन में, तो ये सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। अब प्राक्कलन में कौन अध्यक्ष बनता है, तो लोकसभा का ही कोई सदस्य अध्यक्ष बनता है जो जीती हुई पार्टी है। लोक लेखा समिति में हमेशा विपक्ष का जो नेता है वह अध्यक्ष बनता है, तो इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया। लोक उपक्रम समिति पे ये तो तीसरा वाला आपको ये है, तीसरा वाला है ये वित्तीय समिति। तो देखो, तो प्राक्कलन में तो हमेशा मान लो बीजेपी जीती हुई पार्टी है, तो इसी का कोई सदस्य अध्यक्ष बनेगा। लोक लेखा समिति में अभी कांग्रेस विपक्ष में है, तो इसका नेता कोई इसका अध्यक्ष बनेगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति में तो या तो कोई भी बन सकता है, या तो कांग्रेस वाला नेता बन सकता है या फिर बीजेपी वाला। तो यहाँ पे बोल रहा हमेशा जीती हुई पार्टी का सत्तारूढ़ दल का बने, तो ये प्राक्कलन समिति में ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सदस्य नियुक्त होते हैं। परंपरा है, इसमें से कोई ऐसा समिति के बारे में जिसका अध्यक्ष हमेशा कौन बनेगा, विरोधी दल का सदस्य, तो वो लोक लेखा समिति में होता है। ठीक है, जबकि सत्तारूढ़ दल का हमेशा सदस्य अध्यक्ष बनेगा किस समिति का, तब प्राक्कलन समिति में। लेकिन यहाँ पे विरोधी दल के बारे में बोला है तो लोक लेखा समिति। अच्छा, इस कुछ यहाँ पे पॉइंट है, इसको देखते जाएंगे। संसदीय समिति का लाभ क्या है। एक तो इसका आकार में बहुत छोटा होता है तो प्रभावशाली ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादातर संसदीय समितियों में इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक सांसदों की सहभागिता हो जाती है। जो भी अनुभव है तो इसमें सभी लोग मिल के काम करते हैं। ठीक है ना, पूरे साल भर चलता है, सभी दल का भागीदारी रहता है, विपक्ष का भी पक्ष का भी। इसका जो बैठक होता है गोपनीय बैठक होगा, तो यही बात है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसको माना जाता है, तो ये MS विश्वेश्वरैया को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक लाया था। ठीक है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। ये कुछ पॉइंट है, इसको डायरेक्ट याद कर दें। इसका सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होता है, ये बात सही है। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जाए तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या सुधार किया जाए कि जिससे खर्चा कम से कम हो। तो प्राक्कलन का ही काम है ये सब। यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है। तो देखो ये सभी जो है, अगर आपको सबसे बड़ी समिति बोले फाइनेंशियल में, वित्तीय में, तो प्राक्कलन ही होता है, क्योंकि इसका सदस्य 30 है और 30 का 30 लोकसभा से होता है। इन दोनों में जो सदस्य होता है 22 होता है, 15 जो होता है लोकसभा से, 7 जो होता है दोनों में राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो जितना भी संसदीय समिति है उन सभी के सदस्यों का कार्यकाल, अगर वो अस्थायी समिति है तो 1 ही साल होता है। बी, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा समिति जो है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, नहीं है। मतलब कौन इसमें से 4 वो ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। कैग नियंत्रण का काम नहीं करता, याद रखेंगे। बाकी लोक लेखा समिति सर कैग की रिपोर्ट की जांच करेगा, धन को
धन की जांच करता है, सरकार कितना पैसा निकाल रहा है। प्राक्कलन बजट के अनुमान पर चर्चा करता है, आकलन लगाता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति पीएसयू के ऊपर निगरानी रखता है। तो ये तीनों करता है, कौन नहीं करता है? तो कैग। कैग संसदीय नियंत्रण का अंग थोड़ी है, संसद का भाग है कैग, नहीं ना, इसी का। अच्छा, जितना भी संसद का स्थायी समिति है उन सभी पे देखेंगे कि लोकसभा का सदस्य ज़्यादा है और राज्यसभा का कम है। तो दरअसल ये अनुपात के रूप में होता है। हमेशा कौन अनुपात में होगा? तो 2:1। मान लो इसमें रहेगा 20 तो इसमें रहेगा 10, इसमें रहेगा 15 तो इसमें रहेगा 7। तो हमेशा राज्यसभा से ज़्यादा सदस्य लोकसभा का शामिल होता है संसदीय समिति में, लगभग 2 गुना ज़्यादा सदस्य। ठीक है, तो ए आंसर होगा। अभी जैसे दिखाए थे ना, प्राक्कलन को छोड़ दो तो जैसे कि लोक उपक्रम समिति है या लोक लेखा समिति, तो टोटल 22 था। 22 कैसे कैसे था? लोकसभा से था 15 और राज्यसभा से था 7, तो हुआ ना इसका ज़्यादा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको बना के दिखाइए आप। तो लोकसभा में अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। लोक लेखा समिति के बारे में सवाल है। तो नहीं, लोक लेखा समिति में तो पहली बार 22 सदस्य होते हैं, तो ये बात गलत हो गया। वो भी राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करता है, सही बात है। ये लोक लेखा समिति का ही काम है कि सरकार का जो भी विनियोग है या फिर वित्त लेखा है, इसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति। ये स्टेटमेंट याद कराए थे। और एक स्टेटमेंट याद कराए थे कि जो कैग की रिपोर्ट है उसकी भी जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। ठीक है। अब प्राक्कलन समिति द्वारा किए गए धन की जांच कौन करता है? तो कैग। तो एक गलत है और 2 और 3 क्या है? सही, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ पे कुछ मिलान करना है। लोक लेखा समिति कैसा समिति है? तो वित्तीय समिति। विभागीय समिति को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग समिति। स्टॉक बाजार स्कैम समिति, देखो घोटाला से संबंधित कोई समिति बनता है तो वो तदर्थ समिति बनाया जाता है उसके लिए, अस्थायी समिति। याचिका समिति कैसी है? तो कार्यकारी समिति। ये सब समिति का टाइप्स बताए नहीं यहाँ पे पहले ही में। यहाँ पे याचिका समिति कैसी है? तो जांच समिति। आचरण कैसी है? तो जांच समिति। विशेषाधिकार कैसी है? तो जांच समिति। अन्वेषण समिति कौन कौन हो गया? आश्वासन समिति, पत्र संबंधी SC/ST, महिला अधीनस्थ विधान पर संबंधी समिति, तो ये अन्वेषण समिति हो गया। सेवा समिति, आवास समिति, वेतन भत्ता, ग्रंथालय, समान प्रयोजन समिति। समान प्रयोजन समिति का भी अध्यक्ष कौन रहता है? लोकसभा अध्यक्ष ही रहता है। अब वित्तीय समिति कौन कौन है? तो ये तीनों। तो ऐसे भी याद रखना है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को संबंधित नहीं है, मतलब कौन इसमें से कहाँ पे राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उस समिति का सदस्य। तो बताए थे कि तीनों आपको फाइनेंशियल समिति दिया हुआ है। इसमें से केवल जो एस्टीमेट समिति, इसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में एस्टीमेट समिति, हिंदी में इसी को बोलते हैं प्राक्कलन समिति। तो आकलन कौन करता है? केवल लोकसभा का सदस्य ही, तो इसमें नहीं होगा। बाकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक उपक्रम समिति, इसमें राज्यसभा का सदस्य है। लोक उपक्रम समिति, इसमें भी राज्यसभा का सदस्य है। किसमें? जो प्राक्कलन समिति है, आकलन करने वाला, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो केवल 2C आंसर। अच्छा, बोल रहा है कि हमने पीछे बहुत सारा समिति पढ़ाया है, बताया है, तो इसमें से कौन एक संसदीय समिति नहीं है? सार्वजनिक उद्यमियों के बारे में समिति, लोक उपक्रम समिति है, आश्वासन समिति है, आकलन समिति भी जिसको प्राक्कलन बोलते हैं। अल्पसंख्यक समिति नहीं पढ़ाए हैं, बताए थे। ऐसा कोई समिति नहीं है। हाँ, महिला समिति है, SC/ST समिति है, लेकिन अल्पसंख्यक समिति नहीं है। रेलवे अंचलों के लिए
संसद सदस्य सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। डायरेक्ट रट जाए। अच्छा, ये वाला बताइए सवाल, यही पूछा था यूपीएससी में। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है कि सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रतियोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा प्रतियोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। अरे बताए थे ये लाइन कि जहाँ पर भी ये लाइन सब दिखे तो कौन समिति के बारे में सही है, तो अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति। याद कराए थे, वही बड़ा सवाल है। अच्छा बताओ, यहाँ पे किस समिति का काम है कि बजट में शामिल जो अनुमान होता है उसकी जांच करना या सार्वजनिक व्यय को कम करने के लिए सुझाव देना। बजट की जांच कौन करता है बताओ? बजट में से पैसा को कैसे कैसे कम किया जा सके, खर्च को, प्रशासनिक व्यवस्था सुधार करके, कुछ भी व्यवस्था सुधार करके, ये बात कौन बोलता है, सुझाव देता है? अनुमान समिति। इसको बोलते हैं पराकलन समिति। जहाँ भी बजट की बात आ जाए तो अनुमान समिति। धन कहाँ कहाँ खर्च हुआ है तो उसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति। वित्त लेखा, विनियोग लेखा की जांच कौन करेगा? सरकार की, तो लोक लेखा समिति। ठीक है। अब जो है संसदीय समूह से भी क्वेश्चन आता है, इसको देख ले। लास्ट टॉपिक है ये। तो पहली बात तो इसमें यही याद रखिए कि संसदीय समूह मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, आईपीसी या आईपीजी। यह एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि स्वतंत्र निकाय है। इसका स्थापना कब हुआ? तो संविधान सभा में, संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से हुआ। इसका कोई आर्टिकल में चर्चा है क्या? नहीं। कब बना? 1949 में। कैसे याद कर सकते हैं? तो जिस समय बिहार में बीपीएससी की स्थापना हुई या फिर विदेश में नाटो की स्थापना हुई 1949 में हुई, इसी समय इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी भी बना। सदस्य तो कोई भी सांसद जो वर्तमान का है या भूतपूर्व सांसद है, सीमित अधिकार के साथ इस समिति का सदस्य यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का सदस्य बन सकता है। इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष इसका भी अध्यक्ष है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का संयुक्त अधिवेशन में भी अध्यक्षता करेगा, प्लस लोकसभा अध्यक्ष का भी अध्यक्षता करेगा, प्लस जो आपका नियम समिति है या फिर कार्य मंत्रणा समिति है या फिर पर्यायोजन समिति है, इस समिति का भी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष ही इसका उपाध्यक्ष होगा या राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं। ठीक है। जस्ट लाइक ये संयुक्त बैठक वाला प्रावधान है, जॉइंट सिटिंग जैसा। इसका महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव। ठीक है। वर्तमान में अच्छा ये जो है इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। वर्तमान में इसमें 153 देश हैं। आपस में संपर्क हो सके अलग अलग सांसदों में, देशों के अलग अलग सांसदों में, इसके लिए बनाया गया। ठीक है। अच्छा, और काम क्या है? तो भारत की संसद और विश्व के अन्य सांसदों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन या इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे सवाल देखिए, भारतीय संसदीय समूह के संबंध पर विचार कीजिए कि कौन सा गलत है।
तो भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जो संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से गठन हुआ 1949 में। सही है बिल्कुल ये स्टेटमेंट, अभी तो बताए हैं। यह भारत की संसद और विश्व की संसद के बीच कड़ी का काम करता है, ये भी बात सही है। इसका उद्देश्य दो देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संपर्क बनाना नहीं, ये संपर्क बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? संसदीय मैत्री संबंध कायम करना। तो हम दिखाते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, ये इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन का मेन फंक्शन क्या था? तो यहाँ पर है द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मित्रता समूह को गठन। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंडिया में कब से आया, स्टार्ट हुआ 1853 से आया था पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में। संसदीय वाला सिस्टम किस अधिनियम के माध्यम से आया? तो 1853 के चार्टर से। ऐसे याद कराए थे। 53 में मोदी संसद बनवा के क्या तीर मार दिया, तो वही चीज़ है। फिर से आपको याद रखना है कि 1900, ये सवाल पूछा है सीजन में, 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन है? जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ यानी कि आईपीयू के राष्ट्रीय समूह राष्ट्रमंडलीय संघ यानी कि सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में काम करता है। तो भाई इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। यही सवाल पूछा था सीजीएल में। ठीक है, यही बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था घटना चक्र में आईपीजी के बारे में, भारतीय संसदीय समूह के बारे में। तो ये एक स्वायत्त निकाय है, सही बात है। इसके सदस्य जो बन सकते हैं लोकसभा के, पहले संसद के वर्तमान सांसद या भूतपूर्व सांसद भी सीमित अधिकार के साथ, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति इसका उपाध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, 1949 में इसका स्थापना हुआ, ये भी बात सही है। इसको जाके आप घटना चक्र से भी देख सकते हो ऐसे। ठीक है, फिलहाल ये टॉपिक यहीं पे क्या हुआ समाप्त। थैंक यू।